प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम ज्योतिषीय सूत्र और उसके साथ कुंडली का अध्ययन, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कभी आपने ये गौर किया होगा कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में योग कारक ग्रह का संबंध जिस किसी भी भाव से हो जाए या किसी भी भाव के स्वामी से हो जाए, किसी भाव से हुआ मतलब किसी भाव को योग कारक ग्रह ने देखा, और दूसरा कि किसी भी भाव के स्वामी को योग कारक ग्रह ने देखा, तो व्यक्ति को उस योग कारक ग्रह की स्थिति इतनी ज्यादा बलवान होती है कि वो जातक के पक्ष में कई कई गुना निर्णय दे जाती है, उसका कभी भी नुकसान नहीं होता है। तो आप जरा विचार करके देखिए कि जन्म कुंडली अगर जो बनी है वो अगर बनी तुला लग्न की, तुला लग्न की कुंडली के लिए शनि देव जो होते हैं वो योग कारक होते हैं, बुध जो होते हैं वो राजयोग कारक होते हैं, वो भी राजयोग कारक होते हैं। और प्रमुखतया अगर तुला लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव अच्छे भाव के स्वामी बनकर के अच्छे बैठे हों, अच्छे बैठे नहीं हैं, छठवें भाव में बैठे हैं पर परिवर्तन में हैं, तो परिवर्तन राजयोग यहां बनेगा, क्योंकि योग कारक ग्रह के साथ गुरु परिवर्तन कर रहे हैं। गुरु जो हैं वो तुला लग्न की कुंडली के लिए तीसरे और छठवें भाव के स्वामी होते हैं, पापी भाव के स्वामी हैं, लेकिन गुरु के साथ शनि जो कि योग कारक ग्रह हैं उनके संबंध मात्र में चले जाने से गुरु का भी सुख बढ़ जाएगा, गुरु का भी प्रभाव सकारात्मक होगा। ये परिवर्तन राजयोग जो होगा वो महान राजयोग व्यक्ति के पद और प्रतिष्ठा, साथ ही साथ साहस और बल की वृद्धि करने वाला हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ इतने पे ही बात खत्म नहीं होती है, योग कारक ग्रह जहां जहां देखते होंगे उस भाव को भी बलवान बना देते हैं। तो शनि की तीसरी दृष्टि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में है, तो एक तो शनि अष्टम के कारक भी होते हैं। इसका अर्थ होगा कि जन्म कुंडली का योग कारक ग्रह चाहे कितने ही बुरे भावों पर क्यों न उसकी दृष्टि जा रही हो, वहां से भी व्यक्ति को अच्छा फल दे देता है। इसका मतलब होगा कि अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव पर योग कारक ग्रह की दृष्टि होगी तो व्यक्ति की धार्मिक जिज्ञासा बढ़ने वाली हो जाएगी। दान पुण्य तीर्थ दर्शन पूजा पाठ समाधि और गुरुजनों का आदर, शुद्ध आयु जीना, लंबी आयु जीना, न्याय के साथ जीवन जीना, अन्याय नहीं करना। और उसके बाद योग कारक ग्रह की दृष्टि अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव पे जाएगी तो व्यक्ति के व्यय का संतुलन पैदा करेगी, उसका व्यय कभी भी उसे परेशान करने वाला नहीं होगा। मतलब अगर योग कारक ग्रह की दृष्टि अष्टम भाव पे गई तो शुद्ध आयु, बेहतरीन जीवन और बेहतरीन मानसिकता, अच्छे जगह पे व्यक्ति का मन बुद्धि चित्त जाएगा। अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव पर योग कारक ग्रह की दृष्टि होगी तो आपके समुचित व्यय को और भी ज्यादा सुनियोजित कर देंगे। एक तो आप पहले से ही व्यय को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, ऊपर से योग कारक ग्रह की दृष्टि आपके व्यय को और भी ज्यादा बेहतर बना देगी। इसका दूसरा फायदा इस मामले में हो जाएगा इस तरीके से कि वो व्यक्ति कभी भी अतिरिक्त व्यय के दबाव में नहीं रहेगा। और उसकी तीसरी दृष्टि अगर जन्म कुंडली के किसी ऐसे भाव पे पड़ जाए जहां पे तीसरे भाव पे अगर दृष्टि पड़ जाए योग कारक ग्रह की, तो उसका अर्थ होगा कि व्यक्ति बहुत अच्छे अपने पराक्रम को नष्ट नहीं करने वाला होगा, वो सोच समझ करके किसी भी कार्य में हाथ डालने वाला होगा। ऐसे परेशान होकर के अब जल्दबाजीपन में कोई भी निर्णय लेकर के अपनी मेहनत वो नहीं करता है, बहुत ठोंक पीट करके संजीदगी के साथ किसी भी कार्य में अपना हाथ डालता है। ये योग कारक ग्रह का बल है जो आपके बने कुंडली के बहुत सारे दुर्योगों पर भी भारी पड़ जाता है और अपने आप को तो बलवान बनाता ही है, साथ ही साथ जन्म कुंडली के भावों को भी बलवान बना देता है। स्थिति को उलट करके आपके पक्ष में किस तरीके से काम करना है, ये योग कारक ग्रह की नियत बुद्धि होती है। ऐसी वो आपको राजा बना देती है, आपको पद वाला बनाती है, प्रतिष्ठा वाला बनाती है, राजनीति करने वाला बनाती है, धनवान भी बना देती है। ये सारी बातें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अब आइए ये इनकी कुंडली में जो भी अब यहाँ से मैं आपको इस कार्यक्रम के मुख्य हिस्से से आपका परिचय कराता हूँ, जो से मैं पंचांग कहता हूँ। अब यहाँ से मैं मूल कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ और पंचांग से आपका परिचय।
जन्म हुआ है जातक का भाद्रपद माह में। ऐसे लोग देखने में बड़े सुंदर होते हैं, राजकुमार की भांति इनका जीवन होता है। भाद्रपद माह में सूर्य दक्षिणायन होते हैं, इस कारण से यहाँ पे पापक ग्रहों का बल बढ़ जाएगा। दक्षिणायन में पापक ग्रह का बल बढ़ता है और पापक ग्रह के बल के बढ़ जाने से जीवन में चुनौतियों का सामना भी कई बार व्यक्ति को करना पड़ता है। आगे बढ़ के बात करेंगे तो जन्म हुआ शरद ऋतु शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, दिन बुधवार, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, पुषा नाम के देवता उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रों के स्वामी हैं। ओम पूषणे नमः इस मंत्र का जप करना होगा। इसके बाद अगर मैं बात कर दूं तो कुंडली में अगर विशेष बात आगे बताऊं, पर शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा हैं जो जातक के धन को कभी कभी अनियंत्रित करने का काम करेंगे, या ये भी कह सकते हैं कि शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा पापक होने के कारण कई बार व्यक्ति के धन को एक सरीखा नहीं रखते। उसका मन, उसका धन, उसकी दिनचर्या, उसका व्यवहार, ये सब कुछ एक जैसा नहीं रहता है, वो बदलता रहता है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि दिन बुधवार, वार के अधिपति जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी हैं। अब इस स्थिति में होगा क्या कि जब जन्म कुंडली के वार के अधिपति अगर अच्छे भाव के स्वामी बनते हों, जैसे वारेस अगर बुध हैं इस कुंडली में, और अगर वो लग्नेश के मित्र हों और जन्म कुंडली में बढ़िया बैठ रहे हों, एकादशवें भाव में वैसे भी वो बुध अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं, तो लाभ भाव में लाभेश का बैठना, सूर्य का लाभ भाव में भाग्येश का बैठना, और साथ ही साथ जन्म कुंडली के नवम भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव को देखना, पूर्वजों का आशीर्वाद मिला, वार के अधिपति अति विशिष्ट कारक होकर के बलवान हो गए, तो यहाँ पे वारेश का बल जातक के पक्ष में काम करेगा। ओम पूषणे नमः घी, तेल, तिल, शहद, चीनी, ये सब चीज़ों का दान करना चाहिए। और साथ ही साथ श्वेत आक के पौधे की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। नवग्रह कवच भी धारण किया जा सकता है। कुंडली के आधार पर लाजवर्त भी धारण किया जा सकता है। साध्य योग, क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण। मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति में ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट सब थोड़े थोड़े हैं, मतलब वो मानवोचित गुणों से युक्त है। वो दूसरों की प्रगति देख करके कभी जलता भी है और कभी दूसरों के हिसाब से काम ना करके अपने हिसाब से काम करने वाला भी है। तुला लग्न के बारे में अगर आप थोड़ी सी चर्चा कर लें तो जो लोग तुला लग्न में होते हैं उनका व्यवहार अपने लिए पहले होता है। बैलेंस तो जरूर करते हैं पर बैलेंस ही करते हैं, और कई बार ये ना चाहते हुए भी अन्याय की तरफ खड़े हो जाते हैं। जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, एक ऐसे थे, क्या नाम था उनका, महाभारत युद्ध में विकर्ण नाम था। विकर्ण दुर्योधन के ही भाई थे। 100 जो कौरव थे उनमें से ही एक थे, पर उन्होंने द्रौपदी माता के चीर हरण के समय पे एक वही ऐसे वीर अतिरथी योद्धा थे जो उस समय सबके लिए विरोध करके ये उस हस्तिनापुर के उस जो क्या बोलते हैं राज्यसभा में दुर्योधन का विरोध किए थे और बोले थे कि ये इतिहास आने वाले समय में इसका उत्तर आप सभी लोगों से मांगेगा। भीष्म पितामह से भी उन्होंने कहा था, कृपाचार्य से भी कहा था, द्रोणाचार्य से भी, यहाँ तक कि अपने पिता से भी कहा था, धृतराष्ट्र से भी कहा था, विकर्ण थे। तो वैसे ही व्यक्ति सत्य का साथ रखने वाला होता है और कभी कभी ना चाहते हुए भी गलत के पक्ष में उसे जाना पड़ता है, मतलब क्योंकि उसे वहां से कुछ मिल रहा होता है ना। पंचांग में अच्छी बात क्या है? पंचांग में अच्छी बात है कि वार के अधिपति बलवान है। पंचांग में अच्छी बात क्या हो जाती? पंचांग में अच्छी बात ये हो जाती कि आपके चंद्रमा शुभग्रह हो जाते। हालांकि एक अद्भुत बात ये भी मैंने बताई है बहुत बार अपने मूल चैनल पे कि चंद्रमा और सूर्य जब कभी भी दशम या एकादशवें भाव में बैठे हों तो व्यक्ति तीव्र राजनीति करने वाला होता है। उसकी उत्कंठा राजनीति में आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा होती है, या ये भी कहें कि उसकी महत्वाकांक्षा बहुत ऊंचे लेवल की होती है, क्योंकि सारे ही ग्रह उसकी आत्मा
उसकी बुद्धि और उसका इमोशन, और साथ ही साथ इन सभी चीज़ों को जो बलवान बना देता है वो राहु, सब एकादशवें भाव में जाकर के उपस्थित हो रहे हैं। ये सारी ही चीज़ें जन्म कुंडली में एकादशवें भाव के कारण जातक के महत्वाकांक्षा की वृद्धि कर रही हैं। तो अभी तक आपने जो देखा उसमें क्या देखा कि योग कारक ग्रह की दृष्टि आयु, व्यय और पराक्रम की सुरक्षा कर रही थी। नवमेश की दृष्टि पंचम भाव पे व्यक्ति के पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करा रही थी। एकादशवें भाव में लाभ भाव के स्वामी का लाभेश का लाभ में बैठना व्यक्ति की समस्त इच्छाओं की पूर्ति यहां से भी हो रही थी। एकादशवें भाव पे राहु का प्रभाव एक तरफा जातक के कई सारे पक्षों को मजबूत करने वाला, क्योंकि यह सिद्धांत मैंने बताया है कि एकादशवें भाव के राहु, दशम स्थान के राहु, चतुर्थ और पंचम के राहु ना चाहते हुए भी उन्हें अच्छा परिणाम करना ही पड़ता है, खास करके तब और भी ज्यादा जब केंद्र में ग्रह बैठा हो कोई शुभ ग्रह। अब मैं यहां से बैठ करके आपको आपकी कुंडली के उस फेज से आपका परिचय कराता हूं जिसमें ग्रहों के अंश का विषय मंथन होता है। अब मैं यहाँ से बढ़ता हूँ आगे और बात करते हैं चंद्रमा, सूर्य आदि सभी ग्रहों के अंश बल से। सबसे पहले बात करते हैं तुला लग्न की कुंडली के लिए एकादशवें भाव के स्वामी होकर के एकादशवें भाव में सूर्य नारायण बैठे हैं 16 अंश के युवावस्था में, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, और शुक्र जन्म कुंडली में नीच राशि में बैठे हैं, क्योंकि सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का स्वामी शुक्रदेव जन्म कुंडली में नीच राशि में बैठे हैं, जिनका नीच भंग लगभग नहीं हो रहा है। इस कारण से 12वें भाव पे शुक्र का प्रभाव व्यक्ति को कई बार चरित्र के कमजोर तो नहीं पर निश्चित रूप से इंद्रियों पे विषय का भोग के भूत का सवार होना दिखाई दे रहा है। सूर्य कुंडली के यश, मान और प्रतिष्ठा के पक्ष को बलवान करेंगे। नक्षत्र के स्वामी अगर बलवान होते तो कुंडली को और भी ज़्यादा बलवान कहा जा सकता था, पर एकादशवें भाव में सूर्यदेव अगर अवस्थागत बहुत अच्छी स्थिति में हैं, लाभेश के साथ अगर भाग्येश का संबंध एकादशवें भाव में बन रहा है तो ये अच्छी बात कही जाएगी। पर सामान्यतया चूंकि वहाँ राहु भी बैठे हैं और जन्म कुंडली में गुरु नीच के हैं, लग्न का मान एक अंश का है, तो हमें हमारी प्रवृत्ति, हमें सरकारी संपत्ति, हमारे साथ होने वाली धोखाधड़ी और हमारे रुकने वाले पैसे या पैसे जो दिए गए हैं वो अटक जाने का योग, और साथ ही साथ कई बार पिता के विपक्ष में जाकर निर्णय ले लेना, ये सभी दुर्योग की स्थिति बनाएंगे। चंद्रमा जन्म कुंडली में 29 अंश पे बैठे हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, और वो सूर्य वहीं विराजमान है। तो सूर्य केंद्रित हो रहे थे शुक्र पे और शुक्र थे नीच के, लेकिन चंद्रमा केंद्रित हैं सूर्य पे और सूर्य वहीं विराजमान है। तो अब यहाँ पे व्यक्ति को बल तो मिलेगा क्योंकि भाव का स्वामी या नक्षत्र का स्वामी वहीं बैठा है, लेकिन गड़बड़ी ये होगी कि सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ बैठ जाते हैं तो चंद्रमा के बल को कमज़ोर कर देते हैं। इस कारण से यहाँ पे व्यक्ति के प्रभावों में कई बार, या जो बोलते हैं ना कि उसका मानसिक प्रभाव है, मानसिक सुख है, जो इंटेलेक्चुअल जो पावर है वो थोड़ी कम होने लगती है, या व्यक्ति अपने युक्ति का सतत इस्तेमाल नहीं भी कर पाने में कई बार उसे असफल होते देखा जाता है। दृष्टि का प्रभाव सूर्य का तो मिलेगा, लेकिन चंद्रमा के दृष्टि का प्रभाव कमज़ोर हो जाएगा। इस वजह से जो सुख कारोबार का मजबूती से मिलना चाहिए चंद्रमा की दशा में, उतना थोड़ा कम मिलेगा, उतना मजबूत नहीं मिलेगा। मंगल तुला लग्न की कुंडली के लिए मारक होते हैं, द्वितीय भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं, नीच के शुक्र हैं। तुला राशि के मंगलदेव गलत निर्णय, हड़बड़ी या बेचैनी या लापरवाही ये सब भी दे रहे हैं। मंगलदेव 18 अंश में बैठे हैं स्वाति नक्षत्र में, केतु से दृष्ट होने के कारण व्यक्ति में धार्मिकता और प्रबुद्ध जनों के साथ उठने बैठने का योग लगेगा, पर विवाहोपरांत भी विवाह के विषय में सोचने जो होता है ना, सोचने का विषय, ये भी कई बार व्यक्ति को परेशान करता है। या वैवाहिक सुख, या ये भी कह सकते हैं कि विवाहोपरांत कई बार दूसरों के संबंध में जाना, ऐसा भी प्रभाव देखने को मिलता है। तुला राशि के मंगल का जब सप्तम भाव पे प्रभाव जाएगा तो व्यक्ति को व्यापारिक नेचर देंगे, और इतना ही नहीं, व्यक्ति की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, उसकी लंबी आयु को देने वाले होंगे, अकाल मृत्यु के दोष से उसको समाप्त करेंगे, अकाल मृत्यु का दोष समाप्त करेंगे। हाँ, पर निर्णय जल्दबाजीपन में व्यक्ति ले सकता है।
धन मान पद प्रतिष्ठा, इन सभी चीज़ों का सुख मिलेगा। उसके बाद व्यक्ति की दिनचर्या, पड़ोसी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन हाँ, गड़बड़ी यहाँ हो सकती है कि कई बार छोटे मोटे चोट के योग भी मंगल देंगे। हालांकि यहाँ पे वो पूर्णतया मारक सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि द्वितीयेश हैं, सप्तमेश हैं, लग्न में बैठे हैं और शनि केतु का प्रभाव, शनि का है नहीं, मंगल का प्रभाव और केतु से प्रभावित है, तो थोड़ा बहुत भ्रम जरूर दे सकते हैं। मतलब कई बार अपनी दशा में वो बीमार कर सकते हैं, लेकिन वैसे मारक सिद्ध नहीं होंगे। होने के बावजूद मंगल यहाँ मारक नहीं होंगे। अपनी दशा काल में वो व्यक्ति के साहस और बल की वृद्धि करेंगे। इतना ही नहीं, वो आपके मंगल की दशा में आप अगर कुछ व्यापार भी करें, साइड बिजनेस भी करना चाहें, तो निस्संदेह मंगल की दशा आपको इसमें सपोर्ट कर जाएगी। बुध इस कुंडली के लिए नवम के साथ साथ 12वें भाव के स्वामी हैं। नवम भाव के साथ साथ 12वें भाव के स्वामी हैं। एकादशवें में बैठ करके पंचम को देख रहे हैं और राहु केतु के संपर्क में है। भाग्य का संघर्ष कई बार दिख जाता है, या भाग्य में कई बार संघर्ष व्यक्ति को झेलना पड़ता है। वो बुध जन्म कुंडली में वक्री हैं, 12 अंश पे अस्त है। मैंने कल परसों ही अपने मेन चैनल पे इस विषय में एक बात कही थी कि बुध अगर वक्री होते हों तो बात समझ में आती है, लेकिन वक्री के साथ अगर अस्त हो जाते हो तो बात समझ से परे हो जाती है। और कई बार ये स्थिति व्यक्ति के दूसरों के ऊपर आश्रित रहने की स्थिति, या कई बार आर्थिक सुदृढ़ व्यक्ति इतना होना चाहता है आर्थिक रूप से कि कई बार वो किसी भी कार्य को हाथ में ले लेता है ना। नहीं जो करना है वो भी व्यक्ति कर रहा है। जहां तर्क वितर्क नहीं करना है, कुतर्क, वहां भी कुतर्क कर रहा है। अपनी एनर्जी वहां भी डाल रहा है जहां उसे बिल्कुल भी जरा भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे बुध के प्रभाव में हालांकि व्यक्ति को पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। कई बार तो व्यक्ति को विदेशों से भी धन आता हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पे व्यक्ति अपने पूर्वजों के मान मर्यादा की सुरक्षा करने वाला भी होता है और तर्क बल से युक्त होता है। देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में वक्री हैं 20 अंश पे, 11 कला के साथ श्रवण नक्षत्र में। चंद्रमा जन्म कुंडली में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं और मैं समझता हूं कि यहाँ ठीक है। तो गुरु का प्रभाव नीच का है, लेकिन गुरु और शनि का जो संबंध है, तो गुरु इस तुला लग्न की कुंडली के लिए पापी होने के बावजूद भी योग कारक ग्रह के साथ संबंध बना रहे हैं, या तो परिवर्तन में जा रहे हैं। नवांश चक्र में वो ग्रह पूर्णतया उच्च का होकर के दशमांशा में स्वग्रही हो रहा है। तो इसका अर्थ होगा कि गुरु का बल आपको सकारात्मक विचार, मजबूत निर्णय, इच्छा शक्ति के अनुरूप काम करना और किसी के ऊपर निर्भर न रहना, और साथ ही साथ सत्य का पालन करने वाला, मानसिक सुखों को प्राप्त कर लेने वाला, किसी भी तरीके से अपने व्यय के कारण अपने आप को कष्ट में नहीं ले जाने वाला, ऐसा तो जरूर समझदार बुद्धिजीवी बना देते हैं। एक तरफ देख करके आपके वो धर्म की सुरक्षा कर रहे हैं, आपके आध्यात्मिक पक्ष की मजबूती दे रहे हैं, और जो रहस्यमयी गुप्त विद्या होती है, जो अष्टम भाव है, वहां से आपको सुरक्षा मिल रही है। जबकि दशम स्थान पे उनकी उच्च की दृष्टि अपने सामाजिक प्रतिष्ठा और सामाजिकता की सुरक्षा कर रहे हैं। 12वें भाव पे शुक्र को देख करके व्यक्ति को अनुभव से युक्त बना रहे हैं और व्यक्ति के व्यय का संतुलन कर रहे हैं। शुक्रदेव अगर बात करते हैं तो 25 अंश पे हैं। इस कुंडली के लिए अमात्य कारक होंगे। चंद्रमा इस कुंडली के लिए आत्म कारक हैं। शुक्र इस कुंडली के अमात्य कारक है। इस पे थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं। चंद्रमा कौन है? दशम भाव के स्वामी। और शुक्र अमात्य कारक हैं, वो कौन है? लग्नेश के साथ अष्टमेश। अष्टमेश और लग्नेश होकर के 12वें भाव में नीच राशि में बैठे हैं, शनि से दृष्ट हैं। उनके ठीक पीछे चंद्रमा, राहु और सूर्य का एक अंधियारा भी दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ होगा कि कई बार व्यक्ति को शुक्र की दशा काल में कंफ्यूजन और सफोकेशन भी होगा। श्वास से संबंधित बीमारी, हथेली और तलवों में चोट और सुपलियों में दर्द, इस तरीके की समस्या होते हैं। नेत्र ज्योति, स्किन डिजीज कई बार होती है और कई बार व्यक्ति को जठराग्नि से कमजोर होते हुए भी देखा जाता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति अगर किसी को भी पैसा दे देता है तो वो पैसा भी निकलने का नाम नहीं लेता। ये सारी बातें जन्म कुंडली के शुक्र के कारण होंगी। विपरीत परिस्थितियों का निर्माण विपरीत स्त्री के विपरीत योनि के लोगों के साथ हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दाम्पत्य का सुख नहीं मिलेगा, पर फिर भी व्यक्ति की इच्छा तीव्रता से उत्कंठा बढ़ती जाती है और उसे समाज में किरकिरी भी उठानी पड़ती है। तो ऐसा न हो, इसका ध्यान रखना होगा। शुक्र का प्रभाव जातक की कुंडली में कम से कम, जैसे गुरु यहाँ पे अपने उच्च की दृष्टि से सुरक्षा कर रहे थे, यहाँ पे भी शुक्र अपने उच्च की दृष्टि से 6वें भाव की सुरक्षा करके जातक के पक्ष में निर्णय देने वाले बन रहे हैं। इतना सारा। अगर शुक्र की दशा की बात करते हैं तो अपनी दशा काल में ये व्यय जरूर दे सकते हैं, और मल्टीपल जो होता है ना कि गैजेट खरीदना, बहुत सारी चीज़ों पे खर्च कर देना, घूमने फिरने का शौकीन, बेवजह के कपड़े हैं फिर भी खरीद रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें जन्म कुंडली में शुक्र के कारण होंगी। तो ये इस तरीके का बल जब कभी भी दिमाग में आएगा तो समझ लीजिएगा कि इसी शुक्र का प्रभाव है।
शनिदेव आपकी कुंडली में वक्री हैं। एक बात मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा, मतलब अगर कार्यक्रम की बात करें तो चर्चा में होगी शामिल कि गुरु, शनि और बुध 3 ग्रह वक्री हैं। जन्म कुंडली में एक से अधिक ग्रह वक्री हो रहे हैं, या जन्म कुंडली में बहुत सारे ग्रह वक्री हो रहे हैं, या जन्म कुंडली में ग्रह अगर वक्री है तो समस्या करेगा। वो स्वास्थ्य से परेशान करेगा, माता के स्वास्थ्य को परेशान करेगा, कई बार आपके कंसंट्रेशन को लूज करेगा और कई बार आपके तर्क बल को भी कमजोर करेगा। तो ये सारी बातें गुरु, बुध और शनि के वक्री होने के कारण हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि यहाँ पे शनिदेव जो वक्री हुए हैं वो टोटल डेडिकेशन के साथ 6ठे भाव का ही फल करेंगे, जबकि गुरुदेव भी 4th भाव का ही फल करेंगे। बुधदेव थोड़े बहुत डेविएशन के साथ आपके करियर को प्रश्न चिन्ह में लेके जाते हैं, क्वेश्चन मार्क में लेके जाते हैं, क्योंकि ये कुछ हद तक 10th भाव का भी फल कर रहे हैं। तो ये ऐसी है स्थिति शनि की। शनि का प्रभाव ठीक है और बढ़िया होगा, व्यक्ति को कम से कम पराक्रमी तो बना ही देते हैं, इतना भी है। अपनी दशा काल में वो आपको थोड़ा बहुत व्यय दे सकते हैं, पर फिर भी संतुलन बनाना और समझदारी से अपने शत्रुओं से निपटना, विषम परिस्थितियों को समझने की तीव्र शक्ति, ये सब शनि के काल में तो मिल ही जाएगा। राहु भी आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो आपके पक्ष को बलवान बना रहे हैं। इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि आपकी कुंडली के राहु आपकी व्यवस्था को मजबूती देने में 100% सक्षम हैं। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ के बात करूँगा नक्षत्र पे कि कौन से ग्रह किस नक्षत्र में बैठ करके कैसा परिणाम दे सकते हैं अपनी दशाओं में। ग्रहों के नक्षत्र की अगर बात करेंगे तो सूर्य जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठ रहे हैं उसके आधार पर वो आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी बना देते हैं और बहुत उत्कट उत्कंठा का मालिक, कि मतलब होता है ना जैसे कि बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करनी है, जीवन में बहुत आगे जाना है, तो ये इस व्यक्ति जाएगा भी। तो इस तरीके का जो बल है वो सूर्य से मिल रहा है। चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो आत्मविश्वास के संचार से और आपके जैसे नैतिकीय तत्वों का पालन करने वाला बना रहे हैं। मंगलदेव जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं आपको जल्दी जल्दी सब कुछ करना है और बहुत सरलता से कोई चीज़ मिल जाए, बिना इंतज़ार किए सारी चीज़ें आ जाएं, है ना, बिना खर्च किए कई बार हमें वो सारी चीज़ मिल जाए, इस तरीके का बल भी दे देते हैं। तो ये कई बार अच्छा नहीं होता। बुध जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो आपको दूर तक देखने की शक्ति दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपको यशस्वी और अनुभवी बना रहे हैं श्रवण नक्षत्र में। शुक्रदेव आपकी कुंडली में आपके रोग और शोक की वृद्धि के साथ साथ आपके जीवन में जितनी भी कमजोरी है, जो आपके व्यवहार में कमजोरी है, कई बार वो दे रहे हैं। शनिदेव व्यक्ति की कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको समझदार और कृतज्ञ बना रहे हैं। राहुदेव आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपके जीवन में इंद्रियों के सुख के प्रति जो भोगने की स्थिति है मानसिक, उसके वृद्धि के कारण बन रहे हैं। दशमांसा चक्र को थोड़ा समझते हैं, लेकिन एक बात आपको समझना होगा उससे पहले। ये तुला लग्न की कुंडली बनी है, यहाँ भी तुला है, यहाँ भी तुला है। ये इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि आप इसकी प्रशंसा में कितनी सारी बातें लिख सकते हैं। वर्गोत्तम लग्न की कुंडली हो गई, और वर्गोत्तम लग्न की कुंडली कभी भी असफल होती ही नहीं है। उसका जो प्रबुद्ध होना, समाज के लिए उदाहरण बन जाना, ये इतना मजबूत और अच्छा होता है कि आप उसकी बहुत सारी बातें लिख सकते हैं। तुला लग्न की कुंडली में उच्च के या जन्म कुंडली के 10वें स्थान में शनि बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पंचमेश और चतुर्थेश होकर के बैठ रहे हैं। जहां बैठे हैं उस भाव का अधिपति शौर्य योग लगा रहा है। पंचम भाव के स्वामी होकर के दशम में बैठ करके वापस अपने भाव को देख रहे हैं। लाभ भाव के स्वामी लग्न के साथ चतुर्थ स्थान में बलवान होकर बैठ रहे हैं। मंगल अपनी जन्म कुंडली में अपनी राशि में विराजमान है। बुध तृतीय भाव में बैठ करके गुरु स्वग्रही बैठे हैं। बुध और गुरु चतुर्थ और पंचम दोनों भावों की सुरक्षा कर रहे हैं। उसके बाद लग्न के अधिपति का चतुर्थ भाव में आना, पंचमेश के साथ युति में जाना, या पंचमेश का लाभेश के साथ, लग्नेश का पंचमेश के साथ, लग्नेश का भाग्येश के साथ, ये सब जो युतियां होती हैं वो बहुत मजबूत काम करती हैं। लग्न के अधिपति जन्म कुंडली के चतुर्थ में, पंचम के अधिपति पर उनकी दृष्टि है, तो व्यक्ति जो भी कर रहा है उस पर उसकी समझ है। फैंसी कपड़े, फैंसी सामान, कॉस्मेटिक चीज़ें, होटल का काम, रेस्टोरेंट का काम, एडवर्टीजमेंट एजेंसी का काम, धन घुमाने का काम, शेयर बाजार का काम, ये सारा बना हुआ है। केमिकल का काम भी, ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम भी बनेगा। उसके साथ साथ इस कुंडली में अगर बात करें
तो नवमांश चक्र में गुरु और बुध का केंद्र में होना, जो 12वें भाव के साथ साथ नवम भाव के स्वामी है, केंद्र में आ गए। नवम भाव के स्वामी है, एकादशवें में बैठ के पंचम को देख लिए। यहाँ नवम के स्वामी है चतुर्थ भाव, या क्या बोलते हैं कि 4 नंबर की राशि में बैठे हैं गुरु उच्च के साथ, उच्च के गुरु के साथ। तो गुरु का नीच भंग यहाँ हो गया। शनि पंचम भाव में स्वग्रही, चंद्रमा जन्म कुंडली के दशमें से होकर के तीसरे भाव में, यहाँ पे भाग्येश होकर के तीसरे भाव में, यहाँ भाग्येश होकर के पंचम से संबंधित। तो यहाँ पे भाग्य बल हमेशा ही बलवान होता नजर आ रहा है। तो कुंडली का जो बल है वो जातक को निश्चित रूप से मिल रहा है। नवमांश चक्र में अच्छी बात क्या है कि यहाँ पंचम भाव में स्वग्रही शनि है और गुरु केंद्र में है। लग्न के अधिपति लाभ में बैठ करके पंचम को देख रहे थे, लग्न के अधिपति 12वें में बैठ करके शनि से दृष्ट थे, जो पंचमेश और चतुर्थेश थे। तो योग कारक ग्रह की दृष्टि जब लग्न से हो जाए तो व्यक्ति को बहुत सारा सामर्थ्यवान बना देने का बल दे देती है ना। किस दशा काल में हमें सावधान रहना होगा ये बता देता हूँ। शनि और शुक्र की दशा में पाचन तंत्र और स्किन डिजीज हो सकता है, जबकि सूर्य बुध गुरु और मंगल की दशा स्वास्थ्य के मामले में ठीक रहेगी। चंद्रमा राहु और केतु की दशा में नियमित दिनचर्या का पालन करने में व्यक्ति संकोच करेगा। भवन भूमि वाहन के लिए दशाएं काम करेंगी गुरु बुध शनि मंगल और शुक्र की दशा। इसके साथ साथ अगर बात बन पड़े तो इतनी दशाओं में व्यक्ति भवन भूमि वाहन आदि का सुख करेगा या खरीद बिक्री कर सकता है। सूर्य राहु और केतु की दशा में भवन भूमि वाहन से संबंधित कोई भी निर्णय लेना हो तो सावधान रहें। भाग्य का बल ज़्यादा बलवान होगा शुक्र की दशा में, गुरु की दशा में, सूर्य की दशा में, मंगल की दशा में, यहाँ तक कि चंद्रमा और बुध भी भाग्यशाली बना रहे हैं, जबकि संकोच करेंगे शनि और राहु। माता और पिता का जो प्रभाव है वो कुंडली में पिता का पक्ष और माता का पक्ष दोनों ही बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। दोनों ही से थोड़े थोड़े मतभेद हैं पर बहुत ज़्यादा गहरा किसी से नहीं है। संतान का पक्ष इस कुंडली में बिल्कुल अच्छा बना हुआ है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि संतति बहुत ज़्यादा कृतज्ञ और अच्छी वाणी वाली होगी, उनके साथ संबंध मजबूत होंगे। होरा चक्र के आधार पर सूर्य मंगल राहु केतु और चंद्रमा आपके जीवन में धन देने का काम करेंगे, जबकि इसके अतिरिक्त गुरु भी धन देने का काम करेंगे। गड़बड़ होंगे शुक्र शनि और बुध, जो अपनी दशा काल में कई बार व्यक्ति को सोचने पर विवश करेंगे। इस वजह से इन दशाओं में धन के निवेश से पहले 10 बार विचार करना होगा। अगर मैं बात करता हूं तो जन्म कुंडली में प्रत्यक्षतया शनि और चंद्रमा का कोई संबंध नहीं है, इस कारण से बहुत ज़्यादा परेशानी इस कुंडली में बहुत ज़्यादा नहीं होगी। चंद्रमा के साथ राहु का बैठना आपको सफोकेट करते हैं, चंद्रमा के साथ सूर्य का बैठना आत्मविश्वास की कमजोरी करते हैं, आमदनी को अनियंत्रित करते हैं। चंद्रमा के साथ बुध का बैठना निर्णय लेने में कमजोरी, चंद्रमा के साथ द्वितीय भाव में शुक्र होना धन छोड़ जाना, अपने पीछे धन व्यक्ति छोड़ जाता है। चंद्रमा से तीसरे घर में मंगल का होना व्यक्ति को पराक्रमी और सुखी बनाता है और साथ ही साथ ऑप्टिमिस्टिक विचारधाराओं वाला भी बनाता है। चंद्रमा से छठवें घर में जो गुरु हुए हैं वो आपकी कुंडली में आपके नौकरी में कई बार मतभेद देने का काम कर रहे हैं। 7वें घर के केतु आपको धार्मिक बना रहे हैं। चंद्रमा से 8वें घर के शनिदेव आपको रिसर्चर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक पद्धतियों वाला और गंभीर मानसिकता का पैतृक संपत्ति की वृद्धि करने वाला बना देते हैं। इतनी सारी चीजें हैं। फिलहाल आपको 2027 के अप्रैल तक अभी बहुत सावधान रहना होगा। अगर मैं दशाओं की बात करता हूं तो एक एक ग्रह की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। तो सूर्य जन्म कुंडली में अपनी दशा काल में धन और लाभ की प्राप्ति कराएंगे। चंद्रमा आपको अपनी दशा काल में जो देने वाले हैं उसके आधार पर यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य और परिवार का सुख है, ये सब देंगे। मंगल अपनी दशा काल में आपसे यश, मान, पद, प्रतिष्ठा की कमजोरी कर सकते हैं, गलत निर्णय व्यक्ति को जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति दे सकते हैं। बुधदेव आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर उनकी दशा काल में कभी कभी व्यय बढ़ सकता है, धन आगमन के सोर्स कमजोर हो सकते हैं। उस समय बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, बचकानी हरकतें नहीं करनी होंगी। देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, सामाजिक प्रतिष्ठा ये सब देने वाले बन रहे हैं। शुक्रदेव आपकी कुंडली में व्यय करा सकते हैं, अपनी दशा काल में महंगी चीजें, घर के ऊपर पैसा खर्च करा सकते हैं। शुक्रदेव के बाद अगर शनिदेव की बात करता हूं तो ये भी अपनी दशा काल में व्यय करवाएंगे, रखा हुआ पैसा खाएगा व्यक्ति, या कई बार व्यक्ति को माता और पिता के स्वास्थ्य पर धन खर्च होते देखा जाता है। राहु आपकी कुंडली में आपकी महत्वाकांक्षा की एक तरफा वृद्धि कर रहे हैं और कई बार आपको परिस्थिति को बहुत अच्छे तरीके से समझने में मदद उनका नहीं मिल रहा, तो हमें इसका ध्यान रखना होगा। चतुर्थी का व्रत
लाजवर्त धारण करें, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा, 3 मुखी रुद्राक्ष और इसके साथ केसर और चंदन शिव जी पे अर्पित करें। शिव जी के मंदिर का धोना, सूर्य को पीले पुष्प की माला अर्पित करना, नियमित दिनचर्या का पालन करना, चावल का दान करना, अमावस्या के दिन ब्राह्मण को अपने घर पे बुला करके उसकी पूजा करना। क्लियर है? रत्न अगर बात बन पड़े तो आप सफेद पुखराज 100% जीवन भर धारण कर सकते हैं, पर अभी के हिसाब से अगर आप चाहें तो एक लाजवर्त आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अंक आपकी कुंडली के लिए 3 बहुत अच्छा रहेगा और 5 भी अच्छा है। 3 और 5 अच्छे हैं। राशियां मिथुन और कुंभ की अच्छी रहेंगी। शत्रुता न करें मेष, धनु और कर्क वालों से। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है उत्तर दिशा की तरफ। विवाह के लिए ये कुंडली ज़्यादा अच्छी रहेगी, पूरब और उत्तर की दिशा। विवाह के लिए राशियां कन्या, सिंह और तुला राशि की जातिकाओं से विवाह किया जा सकता है। इतनी सारी बातें। ये कुंडली वर्गोत्तम लग्न की है, इस वजह से ये निश्चित रूप से कुंडली सफल ही होगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। वार शुक्रवार और शनिवार इस कुंडली के लिए अच्छे हैं। बुधवार भी लगभग आपकी कुंडली में ठीक बन रहा है। नवमांश चक्र में अच्छी बात है चंद्रमा, अच्छी बात है शनि का, गुरु का प्रभाव, शुक्र का प्रभाव या मंगल का प्रभाव। आपकी सुरक्षा इस तरीके से ये ग्रह लगभग आपकी कुंडली में कर रहे हैं। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से नई कुंडली के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत नमस्कार।